आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने कैमरे ऑन कर लें। नहीं तो जिनका ऑफ रहेगा उनका कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और वो प्लीज पूछे भी ना। जिनको ऑफ रखना है वो अपना आराम से सो भी सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है क्लास को अटेंड करना। ये आपकी मर्जी है। अगर कोई आपके लिए अपना टाइम दे रहा है, एफर्ट्स दे रहा है, तो कम से कम आप उनके सामने फेस टू फेस तो मिलें। उसके बावजूद भी जिनके कैमरे ऑफ हैं वो फिर ऑफ ही रखें, वो कोई क्वेश्चन भी ना पूछें। ठीक है जी। सभी को नमस्कार। मैं सोमनाथ बांगा फरीदाबाद से। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ, और मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु भी पढ़ाता हूँ। अभी तक हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, अब हम ऑफलाइन भी पढ़ाने जा रहे हैं। इसी महीने मतलब अगले सैटरडे संडे को हम दिल्ली में 2 दिन का सेशन करने जा रहे हैं, जो कि ऑफलाइन है। पहली बार हम ऑफलाइन कर रहे हैं, पहले हम एक दिन का कर चुके हैं टूल पर। उसी में स्टूडेंट ने कहा कि आप ऑफलाइन भी करो, तो हम नेक्स्ट सैटरडे और संडे को 14 और 15 तारीख को हम करने जा रहे हैं 2 दिन का, जिसकी फीस है 7,000। और ऑनलाइन भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो कि कल से है। जो ऑनलाइन करना चाहे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वो रात को 9:30 बजे से है। हम क्या करते हैं, हमारे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं हम उनको हर तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे आगे बढ़े। हम उनको अपना प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें वो यहाँ आते हैं। अगर वो टीचिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं, अपनी क्लास लेते हैं। हम उनका पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करते हैं, अपने चैनल पर डालते हैं। वो बात अलग है कि हमारे चैनल पे चलता कम है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। हम उनकी रील भी अपने प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, वो तो लाखों में भी चली जाती है, मिलियंस मिलियंस में तो नहीं गई है उनकी, लेकिन लाखों तक तो चली जाती है मेरे प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स की। आज इसी सिलसिले में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो क्लास लेंगे, और आज का टॉपिक है वास्तु। वास्तु के अंदर मर्म स्थान क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जो आज जो ये लेने जा रहे हैं वो एक जाना माना चेहरा है। वो मराठी फिल्म इंडस्ट्री से भी आते हैं, डेली सोप भी करते हैं। आप में से अगर कोई मराठी जानते हैं जो महाराष्ट्र से हैं तो वो अच्छी तरह उनको जानते होंगे। कश्मीरा जी उनका नाम है। अभी उनकी एक मूवी भी आई है जो अभी रिलीज हुई है, वामा, और काफ़ी अच्छी जा रही है। तो कश्मीरा जी जो है, ओकल्ट साइंस में भी उनका अच्छा इंटरेस्ट है, वो मेरे स्टूडेंट भी हैं। आज वो क्लास लेंगे, तो आई होप सब आप उनका साथ देंगे। कश्मीरा जी, अब आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, वैसे तो जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि सब आपको जाने पहचाने। और वास्तु की जो आप पढ़ाना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट, जो चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं, आप शेयर करिए प्लीज़। अब क्लास आपके हैंड ओवर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो सर आपको हैप्पी एनिवर्सरी। आज बहुत अच्छा दिन है आपकी लाइफ का, और आपके लिए लकी नंबर आपने लिखा था 22 साल पूरे हुए, आपका बर्थडे भी 22 है तो आज दोनों ही 22 काफी हैं। अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा। अच्छा, वाइफ भी 22 है। उनका 27 है, मेरा 22 है, और 22 साल ही कंप्लीट हो गए हमारे। चलो, दोनों को बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू जी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम है कश्मीरा कश्मीरा कुलकर्णी। मैं महाराष्ट्र से हूँ, सांगली में पैदा हुई थी, और अभी फिलहाल मैं मुंबई में हूँ, ताकि मेरे ये सारे जो एक्टिंग का फील्ड है, वो सब कुछ उसका काम जो है मुंबई में ही होता है। 2018 में पहले मैंने वैदिक वास्तु और न्यूमरोलॉजी सीखा था पुणे से, और अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे बांगा सर के कुछ रील्स देखे थे, जिसमें से मुझे कमर्शियल वास्तु के बारे में और अभी जो हम कहते हैं मॉडर्न वास्तु के बारे में जानकारी चाहिए थी, तो उनके साथ मैंने अभी जस्ट एक क्लास कंप्लीट की थी। तो काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और मॉडर्न वास्तु के हिसाब से जो अभी के उपाय है, एक और जो सर हमेशा टैगलाइन बोलते हैं कि दिमाग की बत्ती चलने के लिए हमें काफी उसका उपयोग हुआ, तो काफी अच्छा लगा। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, और अभी सर ने कहा कि हमेशा वो उनके स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जिस वजह से हम अपनी राय या अपना कहना या फिर अपना थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान है वो सबके सामने बांट सके। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि दो फायदे होते हैं, कि आप सब लोगों से बातचीत भी होने लगती है, और उसके अलावा हमें एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हमारी बात इतने सारे लोगों के सामने रख सके। सो थैंक यू सर इस चीज के लिए। और आज मैं वास्तु के
मर्म स्थान के ऊपर बोलना चाहूंगी। तो उसके लिए मुझे परमिशन चाहिए होगी, जो मेरा दूसरा ये है, जो मुझे फाइल शेयर करनी थी पीपीटी की। मैडम मैंने कर दिया अलाउ, आप कर सकते हैं। जी। दिख रहा है सभी को? हाँ जी मैडम, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई। ओके। तो मैं सभी का वेलकम कर चुकी हूँ, फिर से सभी को एक बार नमस्कार। और मैं आज का सेशन शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो जो है वास्तुशास्त्र क्या होता है, मुझे लगता है यहाँ पे जो लोग हैं उनको सबको वास्तुशास्त्र के बारे में बेसिक जानकारी तो पहले से होगी। फिर भी एक दो शब्दों में मैं उसे बताना चाहूंगी कि ये एक बहुत प्राचीन भारतीय विज्ञान है, जो वेदों और पुराणों से जुड़ा हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत जो है ऋग्वेद से हुई थी, जिनमें कहा गया है कि किसी भी इमारत या फिर घरों का निर्माण अगर करना हो, तो दिशाएं, पृथ्वी के तत्व और ब्रह्मांड की ऊर्जा के हिसाब से अगर हम बनाते हैं, तो वहां पे रहने वाले लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, खुशियों का वातावरण मिलता है, और अनवांटेड नेगेटिव एनर्जी है उससे प्रोटेक्शन मिलता है। इसीलिए जब भी हम घर बनाए, भवन बनाए, वो वास्तु के हिसाब से बनाए, ऐसा कहा गया है। अब उसमें जो है सबसे मुख्य जो देवता है वो वास्तु पुरुष है। वैसे अगर देखा जाए, इसके अगर इतिहास के बारे में भी आप सभी को पता होगा ही, फिर भी इसके बारे में अगर दो शब्दों में कहना चाहूँ तो शिवजी और अंधकासुर के युद्ध के वक्त जो पसीने की बूंदे टपकी थी, उसमें से एक महाविशाल राक्षस की निर्मित हुई थी, जिनको बाद में ब्रह्मा ने अपना मानस पुत्र माना था, और उसे फिर वास्तु देवता की मान्यता के रूप में हमने माना है। तो उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, वरदान के तौर पे, कि अगर कोई इंसान वास्तु के हिसाब से वो घर नहीं बनाता है, तो आप वहां की सुख शांति चैन जो है वो भक्षण कर सकते हो। इसीलिए हमें वास्तु पूजन भी करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो ये सबसे पहले विश्वकर्मा जी ने शुरू किया था, इसलिए उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। और इसके बाद मुख्य विषय, जो टॉपिक पे आज मैं थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है मर्मस्थान। तो मर्मस्थान क्या होता है कि एक सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में भी होते हैं। तो वो सेंसिटिव पॉइंट्स के ऊपर अगर ऐसी कोई चीज आ जाती है, जिस वजह से हमें तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, तो वो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। इसीलिए हमें वास्तु का उसके आगे, जैसे अगर वो निकालते कैसे है उसके बारे में अगर हम देखें, तो ये है वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष का किसी की आवाज आ रही है शायद। ये प्लीज जिसकी आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर लें। जी। सॉरी। मैंने सबको म्यूट कर दिया, कश्मीरा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी। जी। सॉरी, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो ये जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वास्तु पुरुष की प्रतिमा है, जो हम सब जानते हैं, जिनका जो है सर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है और पेट जो है साउथ वेस्ट की तरफ आता है। तो जिस वक्त उन्हें जमीन पे सारे देवताओं की तरफ से दबाया गया था, वो मुंह के बल ऐसे जमीन पे लेटे हुए थे, और उनके आजू बाजू जो है सारे बाकी की देवताएं बैठी हुई है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानते हैं। तो इसके लिए, इसके जो भी मर्म स्थान है उसे निकालने के लिए हम सबसे पहले 81 पद का पद विन्यास करेंगे। ये जो है 81 पद का पद विन्यास यहाँ पे दिखाया गया है, जो आप सभी देख सकते हैं।
जिसमें ईस्ट की तरफ जो है ईश, पर्जन्य, जयंत, ईश, इंद्र, सूर्य, सत्य, भ्रुश, आकाश और वायु। इसे अग्नि भी, बहुत इसी इमेजेस में आपको अग्नि भी दिखेगा। फिर साउथ की तरफ जो है पूषा, वितय, गृहक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग और पितरु, ये देवता हैं। उसके बाद वेस्ट की तरफ अगर आप देखोगे तो दवारी, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शेष, पापयक्ष्मा और रोग, ये देवताएं हैं। नॉर्थ की तरफ अति, अठी और उसे जो है दूसरा नाग भी कहा जाता है, और मुख्य, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति और दिति, ये बाहरी जो अपने पद है उसमें जो देवता है, जो टोटल बनती है 32, ये देवताएं जो है वहां पर उनका स्थान है। मतलब अगर हम पद विन्यास करेंगे तो उसके मतलब एक दिशा की तरफ आपको 9 भाग करने हैं, और उसमें ये सारी देवताओं का स्थान है। उसमें जब हम मर्म स्थान के बिंदु को हमें जब ढूंढना है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम एक ईश का जो हमारा पद है, नॉर्थ ईस्ट का जो पहला कॉर्नर का पद है, उसके मध्य से लेके साउथ वेस्ट का जो पितृ है उसके मध्य तक एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट का जो रोग का पद है वहां से हम साउथ ईस्ट की वायु या फिर अग्नि का जो पद है वहां तक एक डायगोनल लाइन खींचेंगे। इसका हम आगे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो डायगोनल लाइंस 3 ऐसी और 3 ऐसी है, उसमें आपको कहां से कहां तक रेखाएं खींचनी है मैं आपको वो बताती हूँ। पहली रेखा आपने ईश से लेके पितृ तक, वो मध्य से, वो पद के मध्य से लेके डायगोनली आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अग्नि या फिर वायु जो है उस वहां से जो है रोग की तरफ एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद 3 नंबर में आपको दिखेगा जयंत लिखा हुआ है, वहां से साउथ की तरफ भृंगराज है जिसका नंबर है 15 बॉक्स में अगर आप देखोगे। तो जयंत से लेके भृंगराज तक आप एक लाइन खींचोगे। उसके साथ अदिति से लेके सुग्रीव तक आप एक लाइन खींचोगे। तो आपके नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक 3 लाइन ऐसा डायगोनल आ गई। वैसे ही आपने वायु या अग्नि से लेके रोग तक एक खींचा है, वैसे ही भ्रुश से लेके मुख्य तक और वितय से लेके जो है शेष तक, ऐसी भी 3 लाइन जब आप खींचोगे तो आपको बीचों बीच 9 पॉइंट्स टोटल मिलेंगे। उसे हम कहेंगे कि ब्रह्म स्थान के जो मर्म, महामर्म पॉइंट्स है वो है, वो टोटल 9 होते हैं। और वो जो लाइंस हमने खींची है वहां पे, ये जो आपको डार्क लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, वो है वंश, उसे वंश कहा जाता है। जो 3 लाइन हमने खींची है, ऐसे 3 और ऐसे डायगोनल, जहां जिस जिस पॉइंट पे वो लाइंस क्रॉस हो जाती है उसे महामर्म कहा जाता है। और वो महामर्म जो है टोटल 9 होते हैं। इसके अलावा बाकी की जो लाइंस है, जिस जो पद को डिवाइड करती है, वो लाइंस भी एक दूसरे को जहां जहां पर क्रॉस करती है वहां पे भी मर्म स्थान होते हैं, उसे हम उपमर्म कहेंगे। उसके अलावा 6 ऐसे पॉइंट है जो सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसा कहा जाता है महामर्म के अलावा। वो इस इमेज में आप देखेंगे जो रेड कलर से उसे हाईलाइट किया गया है, उसे षण महंती कहा जाता है। जिसमें एक आता है अपना सिर, शीर्ष उसे कहा जाता है। उसके बाद है मुख, उसके बाद है हृदय, नाभि और लेफ्ट और राइट स्तन। ये जो 6 पॉइंट्स है उसे षण महंती कहा जाता है। तो षण महंती और महामर्म जो है, जो येलो कलर से बीच में आपको दिखेंगे, जो वंश के क्रॉस करने की वजह से जो तैयार हुए हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी कहे जाते हैं। उसके अलावा बाकी के भी है, लेकिन इन पॉइंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है शास्त्रों में। अब जब अब इसे डिवाइड करते वक्त उनकी मोटाई कितनी होगी इसका भी जो है हमारे शास्त्रों में गणित दिया गया है। जैसे कि जितना प्लॉट होगा आपका, प्लॉट की अगर आप
समझो प्लॉट की लेंथ निकाली, उसको आप डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो आपका पद आएगा। जितना प्लॉट का लेंथ है उसे 9 भाग में करोगे तो एक भाग मतलब आपका पद है। और वो पद को डिवाइडेड बाय जब 12 करोगे तो आपकी जो नाड़ी है उसकी चौड़ाई आएगी। तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि कितनी चौड़ाई है, मतलब कौन कितने भाग में। और जब वो क्रॉस करने के बाद वो आपको पॉइंट वहां पे मिल जाएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि शिफ्ट कितना करना है। तो अगर आप कोई भी प्लान कर रहे हो घर बनाने का या फिर फ्लैट बनाने का, तो उससे पहले आपको वहां पे एक आर्किटेक्ट जो है आपको एक डिजाइन देगा कि आपका घर कैसा है। तो उससे पहले आपको आपके जो भी ग्राउंड है वहां पे मार्किंग करना है। और मार्किंग करने के बाद आपको वहां पे पता चलेगा कि क्या आपके ये मुख्य जो पॉइंट्स है, मर्मर स्थान है, उसके ऊपर कोई दीवार तो नहीं आ रही, कोई खंबा तो नहीं आ रहा। तो वो आपको चेक करना है। लेकिन वो चेक करने से पहले जब आप वो मार्किंग करेंगे, उसके भी कुछ नियम वैदिक शास्त्रों में दिए गए हैं कि उधर कोई राख से या किसी लोहे से वगैरह मार्किंग ना करे। वो मार्किंग एक तो छोटी सी नुकीली एक चांदी या सोने की पॉइंट आती है उससे करे, या फिर आपके ये या फिर ये उंगली से भी कर सकते हो। आप उस वहां पे मार्किंग कर सकते हो, और उस उसको हाईलाइट करने के लिए राख या कोई चूना वगैरह ना डालते हुए हम आटा डालेंगे। बाकी कोई ऐसी चीज वहां पे नहीं डलेंगे, क्योंकि आगे हम जब जाएंगे कि उसमें वेद क्या होता है, प्रॉब्लम शल्य क्या है, अगर वैदिक भाषा में बोले तो शल्य क्या है, ये अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि ये चीजें अगर वहां से हटी नहीं तो वो शल्य के रूप में अंदर दबी जाएंगे और उससे हमें बाद में तकलीफ हो सकती है। तो इसीलिए ये जो महामर्म के यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहां से एनर्जी क्रिएट होती है। जैसे हार्ट है, नाभि है, और हमारा सिर है, मुंह है, वहां से हम बोलते हैं या फिर जो भी चीजें करते हैं वहां से एनर्जी क्रिएट होती है, वहां पे कम्युनिकेशन होता है, कनेक्शंस होता है। तो इसलिए वो पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर ये सब पॉइंट्स के बीच में दीवार है, खंबा है, या फिर नेगेटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट्स है जिसे कि शल्य कहा जाता है, वो नहीं होने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब फिर हमें सवाल आएगा कि चलो खंबा ठीक है, दीवार ठीक है, बट ये शल्य मतलब एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होंगी। तो उसकी अगर लिस्ट हम देखेंगे तो वहां पे लकड़ी वाली अगर कोई चीज हमें मिले, वहां पे अगर हड्डी हो या फिर लोहा हो, वहां पे अगर खोपड़ी हो, बाल हो, कोयला हो, राख हो, या फिर ऐसी कोई नुकीली चीज हो, कील वगैरह, तो ये सारी चीजों को शल्य कहा गया है। तो वो चीजें जब हम खोदेंगे वहां पे और वहां पे चीजों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि वहां पे ये शल्य है कि नहीं है। तो जब हम कोई भी ग्रह का निर्माण करने जा रहे हैं तो वहां पे जाते वक्त हमें इन सारी चीजों के बारे में वहां पे जानकारी लेनी है। और लेते वक्त इसलिए कहा जाता है कि जब हम निर्माण कर रहे हैं तो सारा मिट्टी वहां पे छान के लिया जाए। आर्किटेक्ट की इसमें भी बताया जाता है, अगर हमने छान के नहीं लिया तो छोटी छोटी चीजें, बाल, ये वो जो हमारे एकदम सीधे से नजर में नहीं आते वो वहां पे जा सकते हैं। इसीलिए हमेशा जो है वो पूरी मिट्टी वगैरह छान के लेनी चाहिए। अब जो है उसके अगर ये शल्य मिलते हैं वहां पे तो उसके परिणाम क्या होते हैं, इसके बारे में भी जो है शास्त्रों में नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन दी गई है। बट वो किस प्रकार काम करती है ये अगर हमें जानना है, मतलब चलो अभी हम रहने चले गए और हमें पता ही नहीं है कि वहां पे है, तो वो परिणाम किस तरह से करती है इस बारे में अगर प्रोसेस के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, तो वहां पे रहने जाने के बाद सबसे पहले हमें बुरे सपने या थोड़ा सा नेगेटिविटी थॉट वाले सपने आने लगते हैं। अब सपने आने के बाद हमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होने लगती है उन सारी चीजों की वजह से। अब इनसिक्योरिटी जब होती है तो ऑब्वियसली हमारे हेल्थ पे और वेल्थ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है कि हमें एक तो खुशियां चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, या फिर पैसा चाहिए जिस वजह से हम सारी चीजें खरीद सके। तो इन सारी चीजों को लेके हमें इनसिक्योरिटी मन में पैदा होने लगती है। जैसे इनसिक्योरिटी पैदा होने लगती है तो उसका परिणाम जो है हमारी सेहत पे और बाकी हमारी एक्शंस पे, कर्मों पे होने लगता है। हम वो थॉट प्रोसेस में कर्म करने लगते हैं और धीरे धीरे हमें बीमारियां लगने लगती है। फिर
वो बढ़ते बढ़ते रोग में कन्वर्ट हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है, एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे होता है। एकदम से 2 महीने में हुआ, 6 महीने में हुआ, ऐसा नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे इसके इफेक्ट का प्रोसेस जो है वो ऐसा होता है। अगर मान लो कि पहले हमने नहीं किया है, इस बारे में जानकारी हमने नहीं ली, परीक्षण नहीं लिया, तो जाने के बाद अगर हमें धीरे धीरे ये चीजों का आभास होने लगा है, तो हमें इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए। क्योंकि ये प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस के बारे में हमें पता होगा, जानकारी होगी, तो हम आगे आने वाले बड़े किसी दुष्परिणाम से बच सकते हैं। अब आगे जाके हम देखते हैं कि जैसे कि ठीक है, अभी हमने फ्लैट प्लॉट ले लिया है और हम उधर घर बांधने के पहले, अच्छी बात है कि हमें पहले से अगर ये ज्ञान हो और हम वहां पे किसी वास्तु कंसल्टेंट को लेके गए और हमें पता चला कि वहां पे ये चीजें हैं, तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। इसका भी शास्त्रों में जो है पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है। जैसे कि अगर वहां पे लकड़ी मिली, मैंने थोड़ी देर पहले जो शल्य की लिस्ट बताई थी, उसमें अगर वहां पे लकड़ी का कुछ चीज मिला, पूरे प्लॉट में की नहीं बात कर रही हूँ, जो ये हमारे हाई पॉइंट्स है, मर्म बिंदु जो है, वो पॉइंट के यहाँ पे अगर लकड़ी मिली तो धन हानि हो सकती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इसी हिसाब से बांधने के बाद अगर हमने वहां पे लकड़ी का कोई बहुत हेवी फर्नीचर रखा है, तो उससे भी हमें धन हानि का जो है धन हानि हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर वहां पे हड्डी मिलती है, जमीन के नीचे खोदने के बाद हमें हड्डी मिलती है, तो हमें पशु पीड़ा या रोग हो सकता है, ऐसा शास्त्र कहता है। अगर हमें वहां पे कोई लोहे की चीज मिलती है, तो शस्त्र से भय होता है। जैसे मैंने एक जगह पे देखा था, एक वास्तु क्लाइंट के यहाँ पे हम लोग गए थे, और उन्होंने घर बांधा नहीं था अभी तक, उनके नाम पे हुआ था और काफी साल से वो वहां पे आना जाना कर रहे थे, पर उनके नाम पे होके भी बहुत जगह, बहुत टाइम हो गया था। और सिर्फ थोड़े टाइम के लिए उन्होंने टेम्पररी बेसिक एक स्ट्रक्चर बनाया और वहां पे रहने गए थे। प्रॉपर जैसा उनको चाहिए था परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया था अभी तक। उनका ऐसा कहना था कि थोड़े टाइम हम रह के देख लेते हैं, उसके बाद हम जो जैसा चाहिए वैसा बांधेंगे। और वहां पे जाने के बाद उन्हें जो है कुछ पर्सनल उनके विवादों की वजह से जो है उनको एकदम चाकू से उनके ऊपर वार किए गए थे, और उसमें उनकी मौत हुई थी। तो हमने वहां पे जाके उनके वो घर के वास्तु का परीक्षण किया था, और टेम्पररी स्ट्रक्चर था तो हिलाने के लिए और वहां पे खोद के चेक करने के लिए इजी पड़ा था, और वहां पे लोहे की जो चीज निकली थी, तो ये चीज मैंने आंखों से देखी अपने कि अगर वहां पे लोहे की ऐसी कोई चीज हो, और वो जो है उनके हार्ट वाला जो उनका मर्म स्थान है, षणमहंती का भी जो इम्पोर्टेंट है, और उनको चेस्ट के यहाँ पे ही चाकू लगा था। तो ये चीज तो मैंने देखी है अपनी आंखों से, तो मैं बहुत मतलब गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ कि ये चीजें हो सकती है। तो अगर लोहे की कोई चीज है, तो उन्हें शस्त्र भय हो सकता है, शस्त्र से उनके ऊपर वार होना, या फिर बार बार एक्सीडेंटल कुछ जिसमें लोहे की चीज से कटना, एक्सीडेंट हुआ है उसमें कुछ कटना, ऐसी सारी चीजें भी हो सकती हैं। उसके अलावा खोपड़ी, अगर अपने स्केलेटन की खोपड़ी वो पॉइंट पे अगर मिले आपको, क्योंकि पुराने जमाने में अगर वहां पे कोई शव को दफनाया गया है, या फिर ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो वहां पे अगर खोपड़ी है, तो फिर कहते हैं कि उस घर का या फिर वास्तु का जो ऑनर है उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर बाल भी मिले, तो भी मृत्यु के समान उन्हें दुष्परिणाम हो सकते हैं, ऐसा बोला गया था। अगर वहां पे कोयला है, कोयला मिलता है, काला कोयला जो जल के ये होता है, उस वो होता है, तो चोर भय बुलाया जाता है, वहां पे चोरी के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये सारी दुष्परिणाम, या फिर अगर वहां पे शल्य है तो उसके परिणाम ये बताए गए हैं। अगर वहां पे राख मिलती है, जली हुई कुछ,
तो उसे अग्नि भय कहा गया है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि बहुत लोग क्या करते हैं कि वहां से वो लाइंस समझ में आए इसके लिए राख लेते हैं और लाख राख से वहां पे लाइंस मार देते हैं और हाँ फिर ये मार्किंग हो गया। लेकिन वो राख उसी मिट्टी में मिल जाएगी और नीचे अगर उसी में दब जाएगी तो उसका भी दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि हम आटे से वो चीज करेंगे, ना कि हम राख यूज करेंगे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जैसे लोहे के इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि लोहे की बड़ी चीज, कोई नुकीली चीज भी हो तो भी हमेशा हमें जैसे बोलते हैं ना कि हमेशा स्ट्रेस वाला माहौल, जैसे कि हर तरह से वो सिचुएशन चुभ रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे, ऐसे स्ट्रेसफुल हमेशा सिचुएशन रहेगी ही। अब ये सारी चीजें जमीन के अंदर वाली है। घर बन गया है, घर के अंदर हम रहने गए हैं, वहां पे भी बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पे खंबा आ गया और वहां पे हमने कील भी ठोक दी और उसके ऊपर कोई फोटो भी लगा दी है। तो ऐसी भी बहुत बार चीजें होती है कि उस वजह से हमें वो दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। एक तो सबसे पहली बात, वहां पे अगर खंबा आ गया, दीवार आ गया, तो हमें वो हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर पूरा घर खड़ा है। तो वो इजी नहीं होता। इसके लिए मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि घर बांधने के पहले ही जो है उसके ऊपर काम किया जाए। और बांधने के बाद भी अगर होता है तो उसके लिए फिर कुछ कुछ उपाय कहे गए हैं। अगर उपाय की हम बात करें तो अगर समझो खंबा या दीवार है वो मर्म स्थान के ऊपर, तो शांति कर्म के पूजन के साथ इसके कुछ नाम भी है, मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हो जाए, फिर मैं उपाय की तरफ जाती हूँ। माफ कीजिए, एक सेकेंड। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा कुछ भी। अ, अभी? यस, अब दिख रहा है। पीछे रहो। हाँ जी। हाँ सॉरी, वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें जैसे मैंने आपको षडमहंती के नाम बता ही दिए हैं। उसे उसके बाद जो है कॉर्नर में जो रेखा है उन्हें वंश रेखा कहेंगे। और बाकी बीच में जो नाड़ी है उनके बारे में मैं आपको बता चुकी है। अब ये जो फोटो आप देख रहे हो, इस ये उपाय वाली फोटो है, इसके लिए मैंने वो पहले आपके सामने रखी ताकि आपको इजीली वो समझ आए। तो शांति कर्म का पूजन होता है जो गुरुजी करते हैं। वो पूजन के साथ हमें क्या करना है कि ये जो प्रतिमाएं आपको दिख रही है जिसमें है हाथी, भैंसा, सिंह, कुर्म मतलब कछुआ और वराह, इनके फेसेस है, इनके जो है प्रतिमाएं मिलती है, वो सोने में आपको बना के वो दीवार या खंबे के नीचे आपको दबानी है जहां पर वो मर्म स्थान है। ये जो उपाय है आपको मनुष्यालय चंद्रिका जो है, ये किताब आप देख सकते हो मेरे पास है। वो मनुष्यालय चंद्रिका में आपको मिलेगा अध्याय 2। और जो है श्लोक क्रमांक 22 नंबर के श्लोक में ये उपाय दिया गया है। तो अगर ऑलरेडी बना हुआ है घर और इसके नीचे आपको फिर ये जो आपको अभी प्रतिमा दिख रही है ये सोने में बनवानी है, सोने में मिल जाती है वो रेडीमेड सोनार के पास। तो वो शांति कर्म के पूजन के साथ आपको दबानी है। ये एक उपाय है। उसके अलावा अ, अगर शल्य आपको मिल गया है,
जमीन खोद के आपने चेक किया और वहां पे शल्य आपको मिल गया है, तो वहां पे वो शल्य का जो भी इफेक्ट है, वो एक तो शल्य हम निकाल के फेंक देंगे बाहर, और उसके बाद एक पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है आपको, वो पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। और वो करना मतलब क्या, जो भी मर्म स्थान है वो पॉइंट्स को एक्टिवेट करना, और वो जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी वहां पे क्रिएट करेंगे। अब उसके लिए एक जो है विश्वकर्मा प्रकाश में एक उपाय बताया गया है, एक प्रोसेस बताया गया है। वो ऐसा है कि उन्होंने सबसे पहले एक तो कलश स्थापना बताई है, नंदादि शिला स्थापना बताई है। वो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें, जो शास्त्रों में जिसका वर्णन है, 31,920 गुंज वजन वजन का जो है तांबे का लोटा चाहिए, कलश। अगर हम किलो में उसे देखें तो अंदाजन 2 किलो का कलश होगा तांबे का। एक तांबे का 2 किलो का बड़ा कलश रहेगा। वो बीच में वो पॉइंट के यहाँ पे हमें रखना है, और उसके बाजू में 8 छोटे छोटे कलश स्थापित करने हैं, जो हम रेगुलर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। वो 8 इसके लिए कि 8 दिशा का मतलब प्रॉपर 8 दिशा का प्रतिनिधित्व करेंगे, और 8 दिशाओं में वो स्थापन होंगे, और बीच में जो है ये 2 किलो का बड़ा तांबे का कलश होगा। अब 8 दिशाओं में जो अलग अलग हमने स्थापन किए हैं, उनके जो दिक्पाल है, उनका मंत्रोच्चारण वहां पे होगा उनकी स्थापना करते वक्त। उसमें उनके जो प्रसाद बताए हैं, उनका एक भोजन बताए जो उनका फेवरेट है, हमारे हर देवता का बताया है वो, और औषधि द्रव्य जो है उसमें भरने हैं। और वो मंत्र उच्चारण के साथ गुरु जी के पास से वो बहा के 8 कलश का हम स्थापना करेंगे। और बीच में जो बड़ा कलश है तांबे का, जो हमने 2 किलो का बनवा के लिया है, उसमें हम क्या करेंगे कि तीर्थ क्षेत्र का पानी डालना है हमें, 5 नदियों का पानी, रिवर वाटर जो कहते हैं वो, पंचरत्न, फल, हल्दी की गांठ होती है, कुमकुम होता है, चंदन, कस्तूरी, कपूर, कमल बीज, अष्टगंध, ऐसे अलग अलग और गंध भी है उसमें। पंचपल्लव भी उन्होंने कहा है, जैसे 5 अलग अलग पेड़ के पत्ते, पंचामृत, पंचगव्य, मंदिर के यहाँ की मिट्टी भी उन्होंने बोली है। और अगर मिले तो अच्छा है कि हाथी के दांत को लगी हुई मिट्टी, इस वजह से वहां पे काफी एनर्जी क्रिएट होती है। ये सब वैदिक शास्त्रों के हिसाब से बताए गए उपाय है। तो ये सारी सामग्री उसमें डालने के बाद जो है, गुरु जी से विधिवत पूजन हम करने के बाद वहां के जो मर्म पॉइंट्स है वो एक्टिवेट होंगे, और वो एक अच्छी एनर्जी वहां पे क्रिएट करेंगे, जिस वजह से पहले उसमें जो शल्य था उस वजह से जो अनवांटेड नेगेटिव एनर्जी वहां पे क्रिएट होंगी हुई थी, वो सब एनर्जी वहां से फ्लश आउट हो जाएगी, निकल जाएगी। और उसके बाद फिर हम, जैसे कहा मैंने कि आर्किटेक्ट के पास से अच्छे से मैप बना के ये कोशिश करेंगे कि ये मर्म स्थान के ऊपर किसी भी तरह से कोई दीवार या फिर खंबा ना आए। अगर आ रही है तो हमारे प्लॉट के ईस्ट या फिर नॉर्थ की तरफ उसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये उपाय के साथ एक बेसिक जानकारी थी। और अगर हम अभी मॉडर्न वास्तु के हिसाब से, तो मुझे लगता है आप सबको उसके बाकी के उपाय पता होंगे ही। जैसे वहां पे हम बांसुरी 2 लगा सकते हैं, जिस वजह से वो लाइट हो सकता है, क्योंकि वो बांसुरी जो है अंदर से एयर ट्रांसफर होती है उसकी। उसके नीचे जो है, जैसे सर ने बीच में उसका वीडियो भी बनाया था कि कछुआ भी हम डाल सकते हैं, जिस वजह से वो वेट है जो हल्का हो। तो ऐसे बाकी के भी मॉडर्न वास्तु के हिसाब से भी जो ये उपाय है वो भी हम कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिक जानकारी थी मर्म स्थान के बारे में जो मुझे पता थी। और इसके बारे में जो मैंने बताया वो मनुष्यालय चंद्रिका और विश्वकर्मा प्रकाश, ये जो किताबें हैं उनके 12वें अध्याय और दूसरे अध्याय के माध्यम से ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई थी। तो ये मेरी पहली कोशिश थी, और सर की वजह से मुझे आज ये मौका मिला। तो सर, थैंक यू सो मच। अब आप जो कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप में से अब जो क्वेश्चन पूछना चाहे मैडम से आप पूछ सकते हो।
जिनको भी क्वेश्चन पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रणाम मैम। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये तो मर्म स्थान हम आपने बताया कि जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो इसका बाद जब मकान बन जाता है तो मर्म भेद नहीं होता है, तो शल्य नहीं होते हैं? होते हैं ना, इसके परिणाम फिर हमें भुगतने पड़ते हैं। जो फिर मैंने आपको प्रोसेस बताया कि अगर वो प्रोसेस के इफेक्ट्स हमें मिल रहे, जैसे अगर बुरे सपने आना पहले होगा, फिर हमें इनसिक्योरिटीज पैदा होना, और फिर धीरे धीरे हमें उसका इफेक्ट होने लगता है। तो उसी के ऊपर हमें उपाय करने हैं। इसीलिए अगर हमारा बना नहीं है तो कोशिश तो यही रहेगी कि पहले से हम कैसे उसे ना होने दे, और होने के बाद के फिर जो मैंने 2 उपाय आपको बोले वो उपाय हम कर सकते हैं मॉडर्न साइंस के, मॉडर्न इसके हिसाब से। मैम बांसुरी कहाँ पर लगाना है? जी, बांसुरी कहाँ पर लगाना है? बांसुरी का बोला है आपने लगाने का। हाँ, अगर दीवार या फिर खंबा वहां पे है तो वो खंबे के ऊपर 2 बांसुरी हमें लटकानी है। मतलब उसके अंदर से आप धागा डाल के, वो धागा आप उसके ऊपर, जैसे आजकल बहुत सारे मतलब हमें कील तो ठोकना नहीं है, कील ठोकोगे तो वो भी एक शल्य है। इसके लिए वो चिपकाने वाला आता है एक, आपको पता होगा, स्टिक करने वाला। तो उसके ऊपर वो धागा आप हैंग कर सकते हो, जिसके मुंह हो ऐसे ऊपर की तरफ, और वो ऐसे क्रॉस में भी लगा सकते हो ऐसे, जिस वजह जी से वो हाँ, लाइट लाइट वेट होता है। तो वो दीवार पे लगाना है। जी, वो पॉइंट पे वो मतलब मर्मर स्थान के ऊपर जो दीवार आ रही है उसी पॉइंट के ऊपर आप लगाओगे। अच्छा हाँ, मैडम ये मर्म, जो हाँ आपने एक स्क्रीन शेयर क्वेश्चन कर रखी ये है आप भी है। उसको बंद कर दो प्लीज। मैडम स्क्रीन शेयर को बंद कर दो, आप भी पूरी स्क्रीन पे आ जाए। सॉरी सर, यही नहीं। मैडम ने जो बाउंसरी का उपाय बताया, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल बता देता हूँ कि ऐसा कोई जी, भी, जब भी आप कोई उपाय करते हो जहां पर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा या कोई उपाय आपको समझ नहीं आ रहा, जहां आपके सारे उपाय फेल हो जाएं, तो वहां पर आप ये उपाय कर सकते हो। यहाँ देखो, सबसे पहले जो बांसुरी है वो अर्थ एलिमेंट, वो अर्थ यानी, क्योंकि बांस जमीन से उगता है। बांस को हम नॉर्थ में भी लगा सकते हैं, बांस का पेड़ हल्का होता है। उसके अंदर बांसुरी, उसकी शेप ऐसी है कि उसके अंदर एयर भी है। जब एयर आ गया तो स्पेस एलिमेंट अपने आप आ गया। और वो पीला कलर है क्योंकि उससे जब हम बजाते हैं तो एक साउंड वाइब्रेशन निकलती है, यानी कि एक किस्म का, कहने का मतलब, एक, हम ये कह सकते हैं फायर टाइप का कुछ एक एलिमेंट उसमें से निकल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं एक किस्म के लगभग पांचों तत्व इसके अंदर आ जाते हैं। और जब हमें कोई भी रेमेडीज कहीं पर भी नहीं मिल रही है, जो सारी रेमेडीज फेल हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, 2 बांसुरी लेते हैं, उसको क्रॉस में इस टाइप से बीच में धागे से बांधकर, मुंह उनका नीचे की तरफ होता है, और उसको दरवाजे पर, दीवार पर, कहीं पर दीवार आ गई है, पिलर आ गया है, या कोई भी रेमेडीज है, या छत के ऊपर ही बीमार है, वहां पर आप उसको लगा सकते हो। ये सिंपल सा उपाय है, कोई भी कर सकता है। इसके अलावा अगर कहीं पर भी आपकी ब्रह्म स्थान पर आपकी दीवार आ गई, पिलर आ गया, आप सिंपल वहां पर येलो कलर कर सकते हो, येलो लाइट लगा सकते हो। आप कुछ नहीं कर सकते तो वहां पर ब्रह्मा जी की फोटो लगा सकते हो क्योंकि ब्रह्म स्थान है। आप कमंडल वहां लगा सकते हो, वहां पर आप केसर वाला पानी कर सकते हो। कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप गोल्डन कलर का मैट वहां पर बिछा सकते हो। कितने सारे उपाय हैं, जो आपको समझ आए आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है जी। और जिनको क्वेश्चन पूछने हैं मैडम से पूछिए। जी मैडम सर नमस्कार, मुझे, मेरा क्वेश्चन है मैडम। जी मैडम, मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ सर जी, पूछिए ना, आगे तो बड़ी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए।
मैडम जो पुराना घर होता है, पुराना घर तोड़ के उसका मलबा जो नीचे दबा देते हैं, तो मैडम क्या वो इफेक्ट करेगा? नहीं नहीं, समझी नहीं, वापस। मैडम पुराना जैसे एक घर बना हुआ है उसको तोड़ के और दोबारा उस पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका कई बार क्या होता है, मलबा जो है पूरा तोड़ के उसको छोटा करके और उसको उसी नीचे दबा देते हैं ऊपर मिट्टी डाल के, तो क्या मैडम वो इफेक्ट करेगा? जी, जब निकालेंगे और वापस जब हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली हम उसे उसे उस वहां पे गड्ढा खोदेंगे, और जो भी बाहर आएगा वो क्रश करने के बाद उसे आपको पूरी तरह से छानना है अच्छे से। उसके ऊपर गोमूत्र वगैरह आप छिड़ोगे तो फिर वो प्यूरिफाई हो सकता है, बट वो पूरा छान के लेना है, उसमें कोई भी ऐसी चीजें वो मिट्टी में वापस अंदर नहीं जाए। जी ओके मैडम, थैंक यू मैडम। सर मुझे पूछना था एक क्वेश्चन। मुझे ये जानना था कि जनरली जब कोई भी प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि बेस बनाने के लिए खुदाई होती है। तो वो मतलब कितना गहरा तक जो आप बता रहे हो कि ये चीजें मिलेंगी वो इफेक्ट करेंगी उस चीज को, तो मतलब एटलीस्ट हमें मिनिमम कितना खोदना है उसको कि वो चीजें हमें इफेक्ट ना दें घर बनने के बाद। जो है इसमें भी एक तो हम खोदते इसी हिसाब से है मैम, कि जिस जिस हिसाब से हमारी लेंथ मतलब हाइट जो होगी घर की, बिल्डिंग की हो या फिर उसके बेसिस के ऊपर वो खोदा जाता है, वो आर्किटेक्ट का एक टेक्निकल पार्ट हो गया। लेकिन वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें तो इसके बारे में भी शास्त्रों में कहा गया है वो प्रोसेस की। आ, अभी वो बहुत ज्यादा डीप या फिर ऐसा हो जाएगा कि हम आज के जमाने में उतना ज्यादा फॉलो नहीं करते, लेकिन उसमें वो ज्ञान दिया गया है। वो ऐसा है कि अगर आप देखने गए हो प्लॉट, अभी समझो आपका प्लॉट है और मैं एज अ वास्तु तज्ञ आपके साथ में आई हूँ, मैं आपको जनरल कुछ सवाल पूछूंगी, जैसे कि कि आपको कौन सा फूल पसंद है, या फिर ऐसे कोई भी रैंडम सवाल पूछूंगी, जिस वजह से जो सवाल बताते वक्त आप ऑलरेडी उस प्लॉट में खड़े रहेंगे तो वो वास्तु आपको बताने की कोशिश करेगी कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसमें भी बताया गया है शास्त्रों में, अगर आप ये किताब पढ़ोगे विश्व कर्म प्रकाश में भी बताया है, और मयमतम भी इस बारे में उल्लेख है कि जैसे अगर आप बात करते वक्त समझो कि आपने ऐसे बताते वक्त नाक खुजाया, तो उसके ऊपर भी अगर किसी ने नाक को टच किया है तो वहां पे दो चीजें, कि वो वास्तु पुरुष की नाक जहां पर है वो लोकेशन पे, वो वाले मर्म बिंदु के यहाँ पर आपकी जितनी हाइट है, जमीन से आपका नाक जितना हाइट पे है उतनी जमीन के नीचे आप खोदोगे तो वहां पे वो शल्य मिलेगा। ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के यहाँ पे आप सर को हाथ लगाओगे तो क्या होगा, और ये तो ऐसे चीजें वहां पे बोली गई है, उसके बारे में भी वहां पे इंफॉर्मेशन है। ओके। और बस उससे जैसे हम कि वो क्या अंदाजा लगा सकते हैं। और जैसे कि क्या होता है कि जनरली कुछ खाली जो प्लॉट्स होते हैं जो लोग लेके परचेज करके रख लेते हैं कि हम बाद में घर बनाएंगे, लेकिन क्या होता है कि जो नियर बाय लोग रहते हैं वो उसमें सारी चीजें, कूड़ा है कचरा है सब, जैसे आपने कहा राख हो गई, कुछ भी लोहा हो गया, वो डाल देते हैं, तो क्या वो चीज भी इफेक्ट करेगी? हाँ जी, वो चीजें इफेक्ट करेंगी अगर वो मर्म स्थान के बिंदु के यहाँ पर ही दबाई गई है तो। बाकी बीच में अगर हम दीवार बनाएंगे तो जो दो रेखाएं हैं उनके बीच में हम दीवार प्लान करेंगे, क्योंकि हर रेखा जहाँ पे क्रॉस हो रही है छोट वहां पे उपमर्म भी है। तो कोशिश यही रहेगी कि बीच वाला जो है जहां पे दो लाइंस क्रॉस नहीं हुई है एक दूसरे के साथ, वो बीच वाले गैप में हम दीवार या जो भी हम खंबा है उसका वो प्लान करें। लेकिन फिर भी जब हमें वास्तु का मतलब वो जमीन का परीक्षण करने जाते हैं तो वहां पे 2-3 दिन के लिए गाय और बछड़ा छोड़ दे, जिस वजह से हमें वहां पे पॉजिटिविटी क्रिएट होंगी। और जैसे कि आपका अभी का सवाल है, हम खोदेंगे ही वो, क्योंकि उसके बिना हम वहां पे बांध नहीं सकते। तो अगर हम खोद रहे हैं तो वापस डालते वक्त उनको, जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको कंपलसरी बोलेंगे कि वो जो भी मिट्टी हम यूज कर रहे हो पूरी छान के यूज करें। अगर आपने कभी कंस्ट्रक्शन की साइट देखी है तो वहां पे पूरा बड़ा ऐसा टेढ़ा छन्नी रखी होती है, उसके ऊपर ऐसा फेंका जाता है पूरा, और छान की मिट्टी ली जाती है। तो ये पहले से वो चीज वैसे की गई थी, उसके पीछे के रीजंस भी यही है। थैंक यू। जी, थैंक यू। यहाँ पर चलो मैं एक बात ये जोड़ देता हूँ, अगर आपने नया प्लॉट लिया है और आपके मन में कहीं डाउट आ जाता है
तो सबसे बढ़िया तरीका होता है आप उस प्लाट को 1 फुट या 2 फुट तक पूरे प्लॉट को खुदवा दें, और जितनी ऊपर की मिट्टी है उसको बाहर फेंकवा दें, उसको वापस प्लॉट में नहीं डालना है। उसके बाद क्या करना है, आपने एक चूने की लेयर ले लेनी है और पूरे प्लॉट में बिछा देनी है, और नई मिट्टी लेकर 1 1 फुट या 2 फुट तक उसको बिछा दो, जिससे आपके मन में जो भी डाउट है वो दूर हो जाएगा और नेगेटिविटी सारी दूर हो जाएगी। हो सके तो थोड़ा सा उसके अंदर गाय का गोबर भी मिलवा। और किसी को जो क्वेश्चन पूछने हैं प्लीज आप मैडम से पूछ सकते हैं। सर मुझे क्वेश्चन तो नहीं पूछना है, पर आपको भी थैंक यू बोलना है, कश्मीरा जी को भी थैंक यू बोलना है, आपको भी हैप्पी एनिवर्सरी। सुबह से मैंने विश नहीं किया था। केक देखा तो थैंक यू। याद आया। सर एक क्वेश्चन है आपसे और कश्मीरा जी से भी, थोड़ा लीक से हटके है। बोलिए। जैसे सर कि जो ये खाली क्वेश्चन प्लॉट पूछ है। रहे हैं, पहले तो अपना कैमरा ऑन करो। जिनका कैमरा ऑफ है उनके क्वेश्चन नहीं लेंगे। कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हो सर आप? अगर कोई आपको टाइम दे रहा है इसका मतलब आप उनकी कम से कम रिस्पेक्ट तो करो। क्वेश्चन आप एक की जगह 10 पूछो, उसकी मना नहीं है, लेकिन सामने वाले की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए हमें, कि बंदा हमें को टाइम दे रहा है, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम सोए पड़े हैं आराम से गद्दे में, एसी चल रहा है, और बैठे बैठे कैमरा ऑफ करके सवाल पूछ रहे हैं। सर अपनी नहीं तो कम से कम सामने वाले की रिस्पेक्ट तो कर लो। नमस्ते बाकी आपकी सर। मर्जी है। मैम नमस्कार जी। नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि पुराना घर हो और उसको तोड़ा फोड़ी करके जमीन के अंदर मतलब मिट्टी में दबा दिया जाए कुछ चीजें, तो वो प्रभावित करेंगी क्या? जैसे कौन पुराना सी घर वाली है, चीजें? हाँ। जैसे पुराना घर है उसको फोड़ के, और वो वहां पे जहाँ घर बनाया है वहां पे उसको कचरे को डाला रहने दिया पुराने घर वाला, और उस पे और मिट्टी डाल के थोड़ा ऊंचा कर लिया घर को, और उस पे नया घर बन मतलब घर तो पहले से, जमीन तो पहले से थी, पुराना घर फोड़ के और उसके ऊपर और मिट्टी डाल के थोड़ा ऊंचा बना दिया, और उसके ऊपर मकान बनाए गए, तो ये तो वहां प्रभावित पे करे? शल्य तैयार होगा ना मैम, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही वही है कि जमीन के अंदर अगर ये चीजें दबी हुई है, ये सब मर्मर स्थानों के ऊपर, तो फिर उसका उसको हम शल्य ही कहेंगे, तो उसका दुष्परिणाम तो होगा ही। क्योंकि उसके हम क्या? जैसे आपने कहा कि वहां पे कचरा ये वो डालेंगे, तो अब वो कचरे में एग्जैक्टली ये जो लिस्ट हमने बताई शल्य की, जैसे लकड़ी, हड्डी, लोहा, बाल, राख, इसमें से कौन सी चीज है कील, ये अगर आप बता दे तो आपको उसका परिणाम भी पता चलेगा। हमने उसके परिणाम भी बताया अभी। अगर लकड़ी है तो धनहानि होगी, हड्डी होगी तो पशु पीड़ा होगी, रोग होगा, अगर बाल वगैरह है तो मृत्यु तुल्य भी आपको रोग हो सकते हैं, कोयला वगैरह दबा है तो चोर का भय होगा, राख होगी अग्नि भय होगा। नहीं नहीं, पहले जो पुराने मकान थे ना वो मिट्टी से, ईंट से बने हुए थे, और सीमेंट वगैरह तो नहीं था शायद, चूना चूना हो सकता है, और उनको फोड़ फाड़ के कुछ सीमेंट के भी हो उसमें सकते अगर हैं। कोई चीज है नहीं, अगर उसमें हम्म। इनमें से कोई चीज नहीं है, तो शल्य के तौर पे वो आपको उतनी तकलीफ नहीं देगा। लेकिन अभी जैसे सर ने कहा कि पुराने वाइब्रेशंस को हटाने के लिए ऊपर के एक 1.5 2 फीट के लेयर की मिट्टी आप हटा दो, और वहां पे चूने का लेयर बना दोगे, तो वो न्यू फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पे। और उसमें अगर गोबर है, गोमूत्र है, वो अगर हम मिला देंगे तो वो और पॉजिटिविटी वहां पे बनेगी। मतलब सीमेंट की चीजें हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब जैसे दीवार सीमेंट की सीमेंट तो होती मैडम है? आप मैं नया यहाँ पर बांध देंगे तो मैं वो भी तो सीमेंट होगा ही ना। ओके ओके। हाँ सर। मैडम यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी बात को जोड़ता हूँ। अगर आप उस मकान पे रह रहे हो काफी टाइम से, पुराना मकान उसको तोड़ के दोबारा बना रहे हो, और हाँ आपकी हाँ। लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है, हम्म। तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं। अगर कुछ होता तो आपको प्रॉब्लम आ रही होती। सीधी सी बात है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। और मान लो थैंक यू। किसी के ऐसे सैलरी वगैरह हो, तो कोई घर बना लिया हो और फिर कोई उपाय होंगे उनके? अभी तो उपाय जो है बताए वही है जो सर ने भी बताया है, कि ऑलरेडी अगर बना है तो वहां पे आप बांसुरी का कर सकते हो,
ब्रह्मा की फोटो लगा सकते हो, दिया लगाना, येलो कलर लगाना, ये सारी चीजें उपाय के तौर पे वहां पे लगा कर सकते हैं। ओके मैम, और थैंक जो यू। मैंने फोटो दिखाई थी कि सोने की प्रतिमा, वराह, हाथी, सिंह, कुर्म, उन सबकी शांति कर्म के पूजन के साथ भी वहां पे आप दबा सकते हैं। यह ओनली ब्रह्म स्थान की बात है या फिर घर पे मर्म स्थान नहीं, ये बहुत सारे? मर्म स्थान की बातें हैं, ये मर्म स्थान की बातें हैं। मर्म बिंदु जो है, जो कैसे निकालते हैं हमने देखा था। तो जहां पे जो दो वंश या रेखाएं क्रॉस होती है, वो बिंदुओं को हम मर्म बिंदु कहते हैं। वहां पे अगर ये चीज है, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपको तकलीफ क्या हो रही है। वास्तु पुरुष के जिस मर्म स्थान के या जिस मर्म बिंदु को चोट पहुंची है, जहां पे शल्य निकला है, वो घर के ऑनर के उसी पार्ट को वो तकलीफ होने लगती है। जैसे अभी आपको हेडेक हो रहा है, कुछ तकलीफ हो रही है आपके सर में, तो आप आपके शीर के जो मर्म बिंदु है वहां पे चेक कीजिए, वहां पे कुछ हमने वजन तो नहीं रखा, वहां पे कोई शल्य है क्या, वहां पे कोई दीवार है, वहां पे अगर कोई खंबा है क्या। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा हर प्लॉट के हिसाब से, फिर आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है ऐसे। ओके मैम, थैंक यू। जी, थैंक यू। अब और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप और पूछ सकते हैं। सर मैं ये कह रहा था मैम कि जैसे खाली प्लॉट है और दो या तीन तरफ से मकान बने हुए हैं, तो हम जाहिर सी बात है सटा कर चिपका कर दीवार बनाते हैं उनसे। तो क्या हमें कट करना चाहिए किसी ब्रास ये से या कॉपर वायर से, जिससे कि वो वहाँ की जो एनर्जी है वो, तो दीवार से दीवार सटा के बना देते हैं ना, तो वो क्या दीवार जब सही है? हम बनाते हैं तो वो वैसे ही, मतलब वो कट हो ही गया ना ऑलरेडी, जब दीवार बन गई। तो फिर हम्म। हमारा वो घटबिंब सिद्धांत जो शास्त्रों में बताया गया है कि हम्म। अगर दीवार खड़ी हो गई, इसका मतलब हमारा पोर्शन ऑलरेडी उससे अलग हो ही गया। लेकिन वैसे भी जी। जो लास्ट वाली जो देवता की लाइन है, तो ऐसा कहा जाता है कि चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के ही जो है फ्लैट बनाना प्लॉट चाहिए। में हमेशा भवन बनाना चार चाहिए। चारों ओर दिशाएं छोड़ के बनाना चाहिए। हाँ, मतलब अभी, लेकिन अभी से अभी उतनी जगह होती है नहीं होती होती नहीं है, है, वो बड़े भी शहरों में नहीं मैटर होती। करता है। जी क्योंकि मैम। हवा आना जाना, लाइट आना जाना जरूरी है। अगर चारों तरफ से बंधा है तो कहीं से आप विंडो बना नहीं पाएंगे, हवा का वेंटिलेशन नहीं होगा। तो एटलीस्ट थोड़ी जगह रखेंगे, अगर है आपके पास वो चीज की चांस है कि आप थोड़ा जगह रख सकते हो, तो एटलीस्ट वहां से वेंटिलेशन आए, कुछ तो लाइट अंदर आए, उसकी कोशिश कर सकते हैं। ओके मैम। जी। और भी किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो पॉइंट पढ़ा है उसी के बारे में, आप जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए कैमरा ऑन होना जरूरी है, कैमरा ऑफ करके क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिले। चलो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे, और अगर किसी के मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो मैम बोल रहे थे कि थोड़ा जगह छोड़नी है, वो पिशाच विधि जिसको बोलते हैं, वो कि उतना सा एक जगह छोड़ दें चफेरदी में चारों तरफ घर के। मैम आपने बोला अभी कि थोड़ी सी जगह छोड़नी है, हाँ, वही तो आप पिशाच विधि का ही के हिसाब पिशाच से विधि ही मैं छोड़ने बोल के रही लिए थी। बोला है, हाँ वो जी, छोड़ हाँ जी, देना। उसी हिसाब से बोल रही थी जी। थैंक यू। आई थिंक अब किसी के क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को एंड कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर कश्मीरा जी का, जिन्होंने टाइम थैंक यू निकाल सर। कर आप सबको नॉलेज दी। सर, तो ये मेरा आपने प्लेटफॉर्म सब मौका स्टूडेंट्स के दिया लिए है। ये सब करने के लिए, आपको पहले थैंक यू, धन्यवाद। उस वजह से इतने लोगों के साथ बात करने का मौका मिला, इन सबके सवाल पूछने के बाद मुझे मौका मिलता है कि क्या मैं उनके जवाब दे पा रही हूँ, क्या मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ, वो भी एक अपने आप में एक मतलब जानने की एक मतलब कोशिश रहती है। तो थैंक यू। देखो, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये जो हम सैटरडे संडे को क्लास करते हैं, ये जी। हमारे स्टूडेंट ही करते हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए ही है।
ताकि जो है वो अगर कोई टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, कल को क्लास लेगा तो उसको कैसे सबको हैंडल करना है, यहाँ से उनको एक ये पॉइंट मिल जाता है। और जो वो नॉलेज शेयर करता है, नेचुरली बात है, चाहे वो 15 मिनट करे चाहे आधा घंटा करे, वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कम समय में दी जाए। यही हमारी क्लास का जी उद्देश्य है। ये जो प्लेटफॉर्म सैटरडे संडे को देते हैं, हम अपने हर स्टूडेंट को देते हैं, और वो कोई जरूरी नहीं है वास्तु पे, वो एस्ट्रोलॉजी पे, न्यूमरोलॉजी पे, या कोई से भी फील्ड में अपनी नॉलेज शेयर कर सकता है। मेरे पास तो कई बार ऐसे लोगों के फ़ोन भी आए हैं जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, उन्होंने भी क्लास ली है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसपे आपको क्लास ना मिले, वो भी 2-2 ढाई-ढाई घंटे की, इवन 3 घंटे की भी मिल जाएगी। आप सब्जेक्ट का टॉपिक का नाम लो, मैं बताता हूँ उसमें क्लास है या नहीं है। जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको सबको पता है, चाहे आप फ्यूचर कह लो, चाहे मैनिफेस्टेशन कह दो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह दो, स्वर विज्ञान कह दो, कोई सा भी टॉपिक कह दो, सबके ऊपर आपको मिलेगी। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे टॉपिक जो आपको पेड में भी नहीं मिलते। स्वर विज्ञान के ऊपर 4 से 6 सेशन है जो आपको लोग हजारों रुपए लैंड देकर भी एनर्जीज नहीं के ऊपर कराएंगे। हाँ जी, सर मैंने इसका आज लेट देखा था तो पूरी क्लास देख नहीं पाई, लास्ट में आई थी। कोई बात नहीं इसकी मैडम, रिकॉर्डिंग कोई बात मिलेगी नहीं। इसकी क्या? जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर आ जाएगी कल तक, आप आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई कुछ बोल रहा था किस बारे में? सर अगर किसी ने और कुछ बोला है तो सामने आके एक बार रिपीट करो। मैं पूछ सकती हूँ, एक क्वेश्चन है बट आउट ऑफ ये वाला, इससे रिलेटेड नहीं है वो, मतलब कुछ और क्वेश्चन है वो वास्तु से रिलेटेड ही है। पूछो जी, मैडम जी आंसर करेंगी। नहीं पता नहीं सिर्फ आपके पास है कि किसके पास है, बस मुझे जैसे एक नॉलेज के लिए चाहिए। वो मुझे ये जानना है कि जैसे किसी घर में कोई बच्चा ट्रांसजेंडर होता है तो क्या उसके पीछे भी कोई वास्तु होता है? मैडम देखो, जब भी कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है और वो अपना आधे से ज्यादा टाइम नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में बिठाएगी, अगर टाइम पास वहाँ करेगी या उसका वहाँ रूम होगा, तो वो उसके दिमाग में तो असर करता है, ये तो सबको पता है। ये तो सबको मालूम है कि ये होगा। जैसे कई बार कहते हैं ना, मंद बुद्धि बालक जो पैदा हो जाते हैं वो इसी वजह से होते हैं। लेकिन रही बात ट्रांसजेंडर की, तो ऐसा केस अभी तक तो सामने आया नहीं, और आज पहली बार ही आपने क्वेश्चन करा है, तो हम इसको नहीं तो एक सर थोड़ा सा इसमें लॉजिक वाइज सोचने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें साउथ सर ये वेस्ट को जिनकी आवाज आ रही है भी प्लीज या देखना तो म्यूट कर लें अपने आप को। अविनाश जी आप कुछ कह रहे हैं? साउथ ईस्ट की वजह से होता है। हाँ हम बोल रहे थे कि इसमें सर इसमें साउथ वेस्ट को भी देखना चाहिए। वही मैं साउथ वेस्ट बोलने को जा रहा था। अगर आप, जब बहुत आपके सामने ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए 2 डायरेक्शन जिम्मेवार होती है। एक आपकी आ जाती है नॉर्थ ईस्ट के पास प्रजन्य, और एक साउथ वेस्ट में जाकर आ जाती है आपकी साउथ वेस्ट के अंदर। तो आप ईएनई डायरेक्शन और साउथ वेस्ट को देखो, क्योंकि ईएनई होती है हमारी खुशियां और साउथ वेस्ट होती है हमारी स्टेबिलिटी। जब ये 2 जोन गड़बड़ होती है, अगर आप डीप लेवल पे जाओगे तो वहां के देवता को आप देखोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, खासकर अगर आप साउथ वेस्ट देखोगे। क्योंकि बार बार मिसकैरेज होना या ये सब होना, ये साउथ वेस्ट से ही आता है। तो हम ट्रांसजेंडर को, ये जो आप ट्रांसजेंडर कह रहे हैं, इसको भी हम शायद वहां से ले सकते हैं। अभी तक मेरे सामने ऐसा केस आया नहीं है, मैं सिर्फ एक गैस कर सक रहा हूँ। बाकी और जो इसके बारे में कह रहे हैं, प्लीज खुलकर थोड़ा सामने आकर बात करें, अपनी नॉलेज शेयर करें ताकि सबके काम आए। अविनाश जी सर आप भी कुछ मैंने बोलिए, और गोयल जी कुछ कह रहे थे। पहले अविनाश जी आप बोलिए, फिर गोयल जी। जी मैं वही कहना चाह रहा था कि साउथ वेस्ट सबसे मेजर रोल पर ये करता है इसमें ट्रांसजेंडर का, है कि साउथ वेस्ट हमारे क्या होते हैं वंश वृद्धि का भी एक कारक है, ठीक ना। इसलिए सबसे ज्यादा, और दूसरी बात नॉर्थ ईस्ट आपने जो बताया, नॉर्थ ईस्ट की बहुत सही आपने बताया कि वहाँ पर यदि मान ली प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पर ज्यादा समय बिताती है, उससे भी बच्चे के होने में परेशानी आती है, समस्या आती है। लेकिन ज्यादा रोल इसमें साउथ वेस्ट का आता है सर, मेरा यही कहना था सर, क्योंकि वो हमारे वंश वृद्धि का कारक है साउथ वेस्ट, इसके कारण। ये देखो, इतने बड़े बच्चे हैं, बोलने के बावजूद वो नहीं देखते कि किसी की आवाज आ रही है, उसकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, अपने आप को म्यूट नहीं करती, बोलने के बाद भी उनका कंटिन्यू चालू है।
अरे आप किसी से बात कर रहे हो, आप अपना करते रहो, आप किसी वजह से क्लास को तो डिस्टर्ब मत करो। हाँ जी गोयल जी, आप भी कुछ कह रहे थे, अब आप कुछ कहना चाहेंगे? आप देखो, आप कोई कुछ नहीं कह रहा। चलो कोई नहीं जी, और कोई सर इस टॉपिक पे कुछ अपने इसमें ना विचार कहना चाहेगा? मतलब कुंडली का आप बहुत बड़ा रोल होता है। और मैडम मतलब देखो, कुंडली का तो हमें भी पता है, कुंडली का तो हम भी बता सकते हैं कि कुंडली में कब डबल होंगे या सिंगल होगा या ट्रांसजेंडर होगा, वो एक अलग टॉपिक हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं वास्तु की, लेकिन आप फिर भी बात कुंडली के हिसाब से थोड़ी सी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। अच्छी बात है, सबके काम आएगी। प्लीज शेयर करिए अपनी नॉलेज। सर मैं तो पूछना चाह रही थी, मान लो अष्टो वास्तु के तहत अष्टक वर्ग में जिस तरफ ज्यादा गुण हो, मतलब चतुर्थ भाव में ज्यादा गुण हो गए, तो उस महिला या किसी भी कुंडली हो तो वहां पे रहना चाहिए, मैंने ऐसे सुना है। और जहां मान लो कि दसम हाउस में कम गुण मिले, 28 से कम है, तो वहां नहीं रहना चाहिए, ऐसा मैंने सुन रखा है। मैडम तो देखो, अष्टक वर्ग तो सीधी सी बात है, अगर 28 से ज्यादा पॉइंट है तो हमारे लिए एवरेज है। 28 से ज्यादा है तो अच्छा है, और 28 से कम है तो बेकार है। जैसे हम लोगो डिजाइनिंग की बात करते हैं, अब कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनका मेन मोटो होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना है, तो हम क्या करते हैं, उनके जो 11th हाउस में जो प्लेनेट होता है हम उसको उसके अंदर ऐड कर देते हैं। क्योंकि कंपनी का मेन टारगेट जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना है, तो हम 11वें हाउस को उसमें ऐड कर दिया। ऐसे ही लाइफ है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना है तो आप उस हाउस में जाकर बैठ जाओ, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और अगर आप ऐसी सर जगह पे बैठे जहाँ पर कम पॉइंट्स है, आप वहां बैठोगे तो नकली बात है, बच्चे को भी दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी। सर मैं ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं बैठने वाली, मैंने ऐसे सोचा है कि वो पूजा पाठ और इन सब के लिए होती है, और नॉर्थ भी बढ़िया बताई गई है। तो घर में ऐसी कौन सी दिशा है जहाँ पे बैठना सबसे अच्छा रहे? मैडम आप एसएससी में बैठो, पोषित तत्व आता है जिससे बच्चा हष्ट पुष्ट होगा। WSW में बैठो, वेस्ट में बैठो, ये आपके लिए और बहुत सर अच्छी है। अष्टक वर्ग ये बोलता हूँ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा गुण है, मतलब चतुर्थ भाव में 44 के समथिंग गुण दे रखे हैं, तो उत्तर में बैठना अष्टक वर्ग बताता हो, तो फिर मैडम देखो मैडम देखो, ये एक डिटेल वो है, क्योंकि हम उसको देखेंगे तो उसके साथ बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आप नॉर्थ में बैठे हो, नॉर्थ आपका ईस्ट है, मतलब पहला हाउस है, और पहला हाउस में माना आपका लग्नेश जो है 6 8 12 में जाकर बैठ गया, तो वो तो गड़बड़ करेगा ना। तो इसीलिए इसके साथ बहुत सारी चीजें देखनी होती है, सिर्फ हम एक बात के ऊपर यस या नो नहीं कर सकते। हम यस कर देंगे और पता चले आप बैठ गए और वहां नो हो गया आपका, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कुंडली के टॉपिक को यहीं छोड़ दीजिए, वास्तु की बात चल रही है, वास्तु पे आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं सर अष्टवर्ग मैं से आप वास्तु एस्ट्रो को जोड़ेंगे तो वास्तु। ज्यादा बढ़िया है। मैडम एस्ट्रो वास्तु को छोड़ो, अभी हम सिर्फ वास्तु कर रहे हैं। पहले वास्तु आ जाएगा, उसके बाद ही तो हम एस्ट्रो वास्तु पे जाएंगे। और एस्ट्रो वास्तु पे जाने के लिए पहले हम देवता को बीच में करते हैं, देवता को एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद हम एस्ट्रो वास्तु पे जाते हैं। डायरेक्ट एस्ट्रो वास्तु पे नहीं जाते, जब भी हम जाएंगे तो बैकफायर ही होगा, ये बात ध्यान रखना। अब आप पहली सीढ़ी चढ़ने के बजाय सीधा 10वीं सीढ़ी पे छलांग लगाओगे तो क्या होगा? चोटी लगेगी आपको। ये आप कहोगे नहीं मैं तो लिफ्ट से चली जाऊंगी, तो आपकी मर्जी, आप शॉर्टकट ले लो, कौन मना कर रहा देखो है? सर लेकिन मैं पहले अनमेरिड जो हूँ, प्रोसेस होता है, जो और प्रोसेस होता है उसी को फॉलो करो। मैं अनमेरिड हूँ, और मेरी जो कुंडली है ना वहाँ पे फोर्थ हाउस में मैडम प्लीज, 44। हम यहाँ पर आपकी कुंडली ओके एनालिसिस नहीं कर ठीक। रहे, प्लीज सॉरी। एक हम पर्सन कुंडली एनालिसिस पूछना था नहीं कर उससे रहे हैं हम रिलेटेड। यहाँ। नहीं मैडम, कुंडली ये वास्तु की क्लास है, वास्तु के पूछिए ना, वास्तु के लिए कोई मना नहीं है। जो आपने नहीं सब्जेक्ट वास्तु पढ़ा का है ही उससे प्रश्न रिलेटेड है पूछो। सर। मैडम आप जैसे वास्तु नहीं, आप एस्ट्रो वास्तु के पूछ रहे हैं, आप कुंडली से पूछ रहे हैं। नॉर्मल वास्तु का है तो आप एक नहीं 10 पूछिए, लेकिन एस्ट्रो वास्तु का प्लीज, क्योंकि वो थोड़ा सा टॉपिक अलग हटके हो जाता है, उसमें कुंडली आ जाती है। हम यहाँ कुंडली को ऐड नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है मैडम। ओके सर। तो और किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अपनी कुंडली से रिलेटेड क्वेश्चन प्लीज यहाँ ना पूछें, क्योंकि हम यहाँ कुंडली एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। सर मैं पूछ नहीं रही थी, बता रही थी कि मेरे
चतुर्थ हाउस में 44 गुण है, और मैं उत्तर दिशा में जितनी बार रहती हूँ वो वहां पे मुझे सुकून मिलता है। और मेरी ईशान कोण में ज्यादा गुण मिले हुए हैं, अष्टक मृग में। तो उन दोनों में रहती हूँ ना मैं, तो मेरे को बहुत अच्छा सुकून और वहीं पे मन लगता है मेरा, और घर में ज्यादा मैडम बैठने का। नॉर्थ ईस्ट में आप जब भी बैठोगे ना, तो आप जो दिन दुनिया से अलग हो जाओगे, बेखबर हो जाओगे। बच्चों को बैठा दोगे, बच्चा पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भगवान की जगह होती है, और जब हम भगवान के घर जाते हैं तो चिंताएं सारी भगवान पे छोड़ देते हैं। इस बात को भी ध्यान रखो। आप खाली कुंडली के पीछे मत पड़ो। वास्तु अपना रोल निभाता है, कुंडली अलग रोल निभाती है। और नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं को उतना बैठना भी नहीं चाहिए, जितना कम से कम समय हो मैडम मैं नॉर्थ वही ईस्ट तो में कह रहा बैठना हूँ, चाहिए, आप ऐसा अपना वही ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर वास्तु रहे है। हो। ये आपको आगे चल के बैकफायर करेगा। राइट, सही बोले आप। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है, या हम सेशन को एंड करें फिर? सर एक प्रश्न और है, वो जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, तो करियर के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ, तो कौन सी दिशा में बैठ के पढ़ाई करना मेरे लिए अच्छा रहता है, रहेगा, मतलब वो बता सकते हैं क्या? आप कौन सा तैयारी आंसर तो करते हो, कोई भी मतलब दे सकता किस फील्ड में जाना चाह रहे हो आप? शिक्षक, टीचर। टीचर के लिए, सबसे बेस्ट आपका वही है, आप इसमें बैठिए, ईएनए में, ये सॉरी ईएससी में बैठ के पढ़ाई कीजिए, पहले उसको आप बैलेंस कर लीजिए, वो भी अच्छे जोन है। WSW में भी आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, वो भी अच्छे जोन है, लेकिन बस करते आपको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, उसे नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। दो जोन बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ कर सकते हो। मैडम ये तो वास्तु का बेसिक ही है। आप WSW में बैठो, SSC में बैठो, ENE में बैठो, वेस्ट में बैठो, ये सब पॉजिटिव जोन है। आपको अगर गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है, तो आप उसमें उस यूनिफॉर्म में अगर उसकी है, या उसका जो भी डिपार्टमेंट है, उसके लोगों के साथ अपनी फोटो खिंचवा कर NNW में लगा दो। आपको ये सबसे अच्छा काम करेगी। ठीक है जी। अब NNW जोन कैसे निकालते हैं, उसके लिए थोड़ी सी वास्तु की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हाँ सर, वो निकाल लूंगी 16 दिशाओं से। तो बस थैंक यू सर, बस वेरी वेरी थैंक यू। NNW में लगा दो, आपको अपने आप बढ़िया हो जाए। ठीक है जी। हाँ। तो अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। लगभग सबके क्वेश्चन तो है ही नहीं, जिन्होंने 2-4 क्वेश्चन पूछे उसके आंसर दे दिए। अभी भी हम लाजवाब पूछना, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम सेशन को एंड करने जा रहे हैं। ठीक है जी। चलो, सभी को धन्यवाद, खासकर कश्मीरा जी को, और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और खासकर जिन्होंने कैमरा ऑन रखा। जिन्होंने ऑफ रखा उनका तो भगवान जी जाने कि वो सो रहे हैं जाग रहे हैं। अगर सो रहे हैं तो आप कह जाग दीजिए रहे हैं सर, जाग रहे हैं सर, राधे राधे। राधे राधे जी। धन्यवाद सभी को। जय श्री राम। थैंक थैंक यू। यू जय श्री कश्मीरा राम। मैम, नाइट, राधे थैंक यू राधे। सर जी। थैंक यू, थैंक यू।